नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और दोस्तों हमारा जो हिंदी में टॉपिक चल रहा था वो दोस्तों चल रहा था हमारा समास। और समास में दोस्तों हमने अव्ययीभाव समास और आपका तत्पुरुष समास ये दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज दोस्तों हम शुरू करेंगे आपके द्विगु समास और आपके द्वंद्व समास। साथ ही साथ हमारा जो कर्मधारय में एक समास रह गया था जिसे नंद समास बोलते हैं, नंद समास के क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए। बात करते हैं हम किसकी, नंद समास की। किसकी, नंद समास। देखो आपको शब्द से पता चल रहा होगा नंद समास, यानी इसमें जो बोध होगा किसका होगा, नहीं होगा, नकारात्मक बोध होगा। किसका, नकारात्मकता का बोध होगा। जैसे इसमें क्या होता है, जिस समास में न के अर्थ में किसका अका प्रयोग हो, किसका अका प्रयोग हो, वहाँ कौन समास होता है आपका, नंद समास होता है। आई बात समझ में, वहाँ कौन सा समास होता है आपका, नंद समास होता है, ध्यान रखना। तो बात करते हैं हम नंद समास की। नंद समास, बात करते हैं नंद समास की, ठीक है। तो लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा कि जिस समास में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग, लिख लो। जिस समास में न के अर्थ में, न के यानी कि नहीं के अर्थ में, न के अर्थ में न के अर्थ में अ या आपका अन का प्रयोग हो, वहाँ कौन सा समास होगा दोस्तों, वहाँ आपका नंद समास होगा। वहाँ नंद समास होता है। क्या होता है, नंद समास होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोलूं, जैसे असभ्य शब्द हुआ, कौन सा, असभ्य शब्द हुआ आपका असभ्य। अब देखो इसे अब विच्छेद करेंगे, यानी कि न सभ्य, यानी कि सभ्य नहीं है। क्या हुआ, इसका जो विच्छेद करेंगे तो क्या हुआ, सॉरी विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, न सभ्य। क्या हो जाएगा, न सभ्य। वैसे ही अभाव, यानी तो आपको दिख रहा है जो अका प्रयोग हुआ है वो नकारात्मकता के लिए हुआ है, नकारात्मक, यानी कि न भाव। आई बात है, न भाव। वैसे ही बात करते हैं और इसके उदाहरण, जैसे अनंत, अनंत, अमाने नहीं, यानी कि न अंत। तो आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी कि जिसमें जो क्या होता है, नकारात्मकता का जो नंद समास है उसमें नकारात्मकता दर्शाई जाती है। और नकारात्मकता किसके रूप में दर्शाई जाती है, वो आपके अ के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे ही और बता दूं, जैसे असंभव, यानी कि न संभव, आएगा न संभव। तो ये सारी चीजें समझ में आई। और देख लो, इसमें देखना चाहो तो जैसे और देख लो अनादि, यानी कि न आदि, आई बात है, न आदि। तो कौन सा इसमें हो गया आपका, नंद समास हो गया। नंद समास आपके समझ में आया होगा अच्छे से। क्या, मैंने दोबारा बता दूं, नंद समास में क्या होता है, नकारात्मकता का प्रयोग होता है। और नकारात्मकता का प्रयोग किसके रूप में होता है, आपके अया अन के रूप में। यानी न का प्रयोग होता है किसके रूप में, आपके अ या अन के रूप में होता है। आई बात समझ में आई हो तो इसे नोट करो। बात करेंगे अब द्विगु समास की, ठीक है, करो नोट। करो नोट।
हुआ नोट? चलो बात करते हैं अब किसकी हम, द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। इसमें तीसरा है जो हमारा कौन सा समास आपका, द्विगु समास। एक सेकंड, कौन सा? द्विगु समास। बात करते किसकी? द्विगु समास की। देखो द्विगु समास में सबसे पहली बात, ये उत्तर पद प्रधान समास होता है, क्योंकि इसमें प्रधानता जो होती है वो पीछे वाले पद की होती है, और इस जो इसका आगे का जो पद होता है वो कोई संख्यावाची विशेषण होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि इसके जो आगे का पद होता है वो किसी न किसी संख्या को दर्शाता है। आई बात समझ में कि यह उत्तर पद प्रधान समास होता है, और जो इसका पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, यानी कि जो इसमें विशेषण होता है वो कैसा होता है? आपका संख्यावाची विशेषण होता है। और विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा की बताई जाती है। विशेषता किसकी बताई है? संज्ञा की बताई जाती है। और जो पहला पद होता है, इसका पूर्व पद होता है, वो कैसा होता है? संख्यावाची होता है, यानी कि पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद कैसा होगा? आपका संज्ञा होगा। आई बात में? लिख लो इसका, लिखो, यह उत्तर पद प्रधान समास होता है, प्रधान समास होता है। यह उत्तर पद प्रधान समास होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात क्या है कि जिसका पूर्व पद होता है, और एवं लिख लो यहीं पे, एवं इसका पूर्व पद कैसा होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, विशेषण होता है। मैंने बताई थी आपकी तत्पुरुष समास में कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा आता है? कर्मधारय, और कर्मधारय के अंतर्गत दोस्तों कौन सा आता है? आपका द्विगु समास आता है। यानी कि आपका जो तत्पुरुष समास है वो होगा दादा, और आपका कर्मधारय होगा वो होगा आपका बाप, और बेटा ये होगा कि आपका पोता या नाती। आई बात समझ में? क्योंकि आपका कर्मधारय आपके तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, और आपका द्विगु समास आपके किसके? कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। तभी तो बोलते हैं कि कर्मधारय में के अंतर्गत दोनों क्यों आते हैं। वो मैंने पिछली क्लास में बताया, और किसी बच्चे ने सारी चीज़ नहीं देखी है कि यानी कि कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत कैसे आता है, या द्विगु समास तत्पुरुष के अंतर्गत कैसे आता है। तो मैं सारी चीज़ें पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें तत्पुरुष में बताई है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वहाँ पर जाए और देख ले, जिससे कि ये कन्फ्यूजन है ना कर्मधारय का और तत्पुरुष का द्विगु का, ये आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप जाके देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो कैसे, मैंने क्या होता है, यह उत्तर पद प्रधान समास होता है, एवं इसका जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। कैसा होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे अब लिखो, जैसे नवग्रह, यानी कि 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। वैसे चौमासा, अब बताइए इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आपका 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह। वैसे ही आपका पंचवटी यानी 5 वटों का समूह। वट यानी कि वृक्षों का समूह। क्या? 5 वट या वृक्ष,
वृक्षों का समूह, वृक्षों का समूह। बात आई समझ। वैसे ही तिराहा, तिराहा, तिराहा मतलब 3 राहों का, राहों का समूह। 3 राहों का समूह कौन सा होगा आपका? तिराहा होगा। वैसे ही दोपहर, दोपहर यानी कि 2 पहरों का, 2 पहरों का समूह, 2 पैरों का समूह कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा आपका? दोपहर होगा। तो आई बात समझ। जैसे मैंने क्या होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि किसका? जैसे गृह, मांस है, वट या वृक्ष, मैं तिराहा, राहें, ठीक है, पहर। तो ये क्या होता है? इसका उत्तर पद कैसा होता है? प्रधान समास होता है। और पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, यानी कि जो उत्तर पद होता है वो कैसा होता है आपका? विशिष्ट शब्द होता है, यानी कि संज्ञा शब्द होता है। आई बात। और देख लो, जैसे पंचवटी हुई, तिराहा, नवरत्न हो गए, नवग्रह हो गए, और आपके साथ ही साथ आपके दोपहर हो गया। तो ये जो शब्द हैं वो कैसे होंगे? आपके द्विगु समास के कैसे होंगे? उदाहरण होंगे। करो नोट इसे नोट करो। अब देखेंगे आगे। करो नोट इसे। हुआ नोट? हुआ हो तो हमें बताइए, और नहीं हुआ तो हम आपके लिए फिर भी 1-2 मिनट दे रहे हैं। 1 मिनट ही बहुत है आपके लिए, ऐसे नहीं में उतर जाएगा। और कोई बच्चा नहीं उतारना चाह रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है बड़े प्यार से। बस यूँ करना है, टक। कैसे? टक। चलो ठीक है। चलो बात करते हैं किसकी? द्वंद्व समास की। किसकी? द्वंद्व समास की। लिख लो, हेड डाल लो आपकी, द्वंद्व समास। तो चौथा है दोस्तों हमारा, कौन सा है आपका? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। बात करते हैं किसकी? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। इस समास में क्या होता है? दोनों पद जो होते हैं, यानी उत्तर पद एवं पूर्व पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रधानता दोनों की होती है। तथा इनके बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। इनके बीच में योजक चिन्ह होता है। और इनकी पहचान एक और होती है, जब इनका विग्रह करेंगे तो इनके बीच में जो आपका जो आएंगे वो आएंगे और या अथवा का प्रयोग होता है विग्रह करने पर। आई बात समझ में? दोबारा बता देता हूँ कि ये जो समास होते हैं कैसे होते हैं? उत्तर पद, सॉरी, दोनों पद प्रधान समास होते हैं, यानी उत्तर पद एवं पूर्व पद दोनों पद प्रधान समास होते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि इनके बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह के साथ साथ जब इनका विग्रह करेंगे तो इनको, यानी कि और या एवं अथवा का प्रयोग करते हैं इनको जोड़ने के लिए। किसका? और या एवं अथवा का प्रयोग करते हैं। आई बस में? तो वहाँ कौन समास होता है आपका? आपका द्वंद्व समास होता है। लिख लो इसकी हेडिंग जो है, और इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। क्या? यह, ऐसे लो, इसमें या सॉरी ऐसा लो, यह दोनों पद प्रधान समास होता है। प्रधान समास होता है, मतलब अर्थात इसमें, अर्थात इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। आई बात में? कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं दोनों शब्द।
यानी कि पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। एवं दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह, यानी ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विग्रह करने पर क्या होता है, करने पर और या अथवा का प्रयोग होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई? यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो लाइक ठोक दो, ठक 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 ठोक दो, ठीक है। जैसे माता पिता, तो अगर इसका विग्रह करेंगे ना तो दोस्तों क्या आ जाएगा, माता और पिता। आई बस में माता और पिता, यानी माता क्या और पिता, आई बस योजक चिन्ह आएगा इस प्रकार का, ठीक है। वैसे ही जैसे खट्टा मीठा, वैसे ही क्या, जैसे खट्टा मीठा, तो अगर इसका विग्रह करेंगे क्या आएगा, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। वैसे ही थोड़ा बहुत, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा या बहुत। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई तो हमें अपने लाइक से हमें बताइए कि चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। यहाँ तक समझ में आई, इससे पहले कर लो नोट, फिर इसके बताएंगे भेद आपको, जो आपको किसी ने अभी तक नहीं बताए हैं कि द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होता है आपका? इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा? पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है दोस्तों आपका कौन सा? समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है दोस्तों आपका वैकल्पिक द्वंद्व। तीनों को बताएंगे तो पहले से आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद बातें आगे करेंगे। करो नोट, पहले से करो नोट इसे। हो गया? चलो बात करते हैं इसके भेदों की। तो लिख लो द्वंद्व समास के भेद। लिख लो द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद हैं। लिख लो द्वंद्व समास के मुख्यतः
तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन सा आपका? पहला मैंने बताया कौन सा आपको? पहला है दोस्तों इसका, पहला है कौन सा आपका? पहला आपका इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है। दूसरा है दोस्तों हमारा कौन सा? कौन सा है दूसरा हमारा? दूसरा आपका समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ठीक है। कौन सा? समाहार द्वंद्व। और तीसरा है दोस्तों आपका वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा? वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। आई बात समझ? कितने? तीन है। अब एक एक से पढ़ेंगे तीनों को, छोटे छोटे, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, तीनों को पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम पहले इतरेतर द्वंद्व की। जब तक इसे कोने में रख दें तो जिससे क्या होगा कि चीज़ें आपको नॉलेज में रहेंगी। इसको उठाएंगे यहाँ और इससे उठा के दोस्तों कहाँ रख देंगे हम? एक कोने में। ये गया, इधर ही रख दो यार, ऊपर ही। ठीक है। यहाँ पर कोने में रखा रहेगा। बात करेंगे वो किसकी? हम इतरेतर द्वंद्व की। अब लिख लो पहला कौन सा? लो इसे ले लो। पहला है जो हमारा कौन सा इसमें? इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। तो बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व की। तो देखो इसमें क्या है, इसका विग्रह करने पर क्या होगा? विग्रह करने पर क्या आएगा? और तथा, और तथा शब्द आता है। लिख लो इसका, इसका विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, करने पर और या तथा, तथा शब्द आता है, शब्द आता है। आइए सर, और या तथा शब्द आता है। जैसे, जैसे, जैसे हमारा उदाहरण, जैसे राम सीता, जैसे राम, लिख लो, जैसे राम सीता, राम सीता। तो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम और सीता। बात समझ में? राम और सीता। वैसे और देख लो, गंगा यमुना नहीं, जैसे आप देख लो कोई, जैसे शेर और शेरनी, शेर एवं शेरनी। तो क्या हो जाएगा? शेर और शेरनी। बात समझ में आई? यानी कि जब इसका विग्रह करेंगे तो प्रयोग क्या होगा? इसमें क्या होगा आपका? और या तथा का प्रयोग होता है। वैसे ही देश विदेश, देश विदेश। तो क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे देश और विदेश। आई बात में? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? हर चीज़, कोई दिक्कत परेशानी अगर नहीं है तो इसे आप नोट करो। चाहो तो इसके और उदाहरण करा दें। जैसे मैं आपको, जैसे दाल, जैसे दाल नहीं, जैसे माता पिता हो गए आपके, कोई भी, जैसे भाई बहन हो गए। आई बात में? भाई बहन हो गए, या फिर पति पत्नी हो गए। इस प्रकार के क्या होंगे आपके? यहाँ पे क्या होता है? आपके विलोम शब्द वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? लिख लो इसे, एक पॉइंट है। जितने भी विलोम शब्द हैं, जितने भी विलोम शब्द हैं वो कैसे होंगे आपके? आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। लिख लो विलोम शब्द, यहाँ पे लिख लो, एक ये चीज मेरे को याद भी आ गई, यहाँ पे लिख लो विलोम शब्द, विलोम शब्द किसके उदाहरण होंगे? विलोम शब्द द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व हो रहा है, यानी कि लड़ाई, एक दूसरे शब्दों में क्या होती है? लड़ाई होती है, झगड़ा होता है कि तू बड़ा या मैं बड़ा। तो क्या होता है? वही चीज तो किसमें होती है आपकी? विरोध, विरोध होता है, यानी उल्टा होता है। विलोम शब्द, विलोम शब्द
किसके उदाहरण है? विलोम शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, उदाहरण होते हैं। आई बस में किसके उदाहरण होते हैं? आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। इसे नोट करो। बात करते हैं आपके कौन से? समाहार द्वंद्व की, समाहार द्वंद्व की। करो नोट। करो। चलो बात करते हैं इसकी हम समाहार द्वंद्व की। बात करते हैं किसी सेकंड है इसका कौन सा? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व की बात करते हैं। तो देखो समाहार द्वंद्व क्या होता है? मैं समान प्रकार के शब्दों के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। समान प्रकार के जो शब्द होते हैं, शब्दों का क्या होता है? बोध होता है। जैसे हाथ पैर, हाथ पैर यानी कुर्ता टोपी, यानी समान प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें प्रयोग होता है इसका आपका द्वंद्व, समाहार द्वंद्व कहते हैं उनको। जैसे मैं बताऊं, समान प्रकार के शब्दों का अर्थ, समान प्रकार के शब्दों के अर्थ में या अर्थ का बोध होता है। कौन सा आपको समास होता है? आपका द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व होता है। लिख लो समान प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध होता है। समान प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध, समान प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध होता है। कैसा होता है? समान प्रकार। जैसे मैंने बताया कैसे, जैसे आपके उदाहरण है, जैसे हाथ पांव, हाथ पांव। वैसे कुर्ता टोपी, जैसे कुर्ता पजामा। लिख लो पजामा, कुर्ता पजामा। वैसे आप लिख लो कुर्ता पजामा। साथ साथ आपके जैसे काम काज, तो कैसे एक प्रकार के शब्द हैं, कैसे समान प्रकार के शब्द हैं। वैसे आपका लीपा पोती, जैसे लीपा पोती, तो कैसे शब्द हैं आपके? समान प्रकार के शब्द हैं। समान प्रकार के शब्दों के अर्थ में प्रयोग होता है, का बोध कराते हैं, अर्थ का क्या करते हैं? बोध कराते हैं। आई बात समझ में? अब जो हमारा जो अंतिम है वो है आपका वो कौन सा? आपका वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व यानी विग्रह करने पर या अथवा का बोध होता है। विग्रह करने पर या और अथवा का बोध होता है। लिख लो विग्रह करने पर, यानी कि विग्रह करने पर, यानी सामासिक शब्द का विग्रह करने पर या अथवा शब्द का बोध होता है। शब्द का प्रयोग होता है या बोध होता है। शब्द का प्रयोग होता है। आई बात में? जब हम सामासिक शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जो अगर विग्रह करने पर क्या होगा? दोनों शब्दों के बीच या और अथवा शब्द, या फिर अथवा शब्द का प्रयोग होगा। जैसे थोड़ा बहुत, जैसे लिख लो
थोड़ा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। योजक चिन्ह आएगा तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, शब्दों के बीच में क्या आएगा, योजक जो है चिन्ह आएगा। अब क्या होगा, थोड़ा बहुत यानी कि थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत। वैसे ही यश अपयश, यश सॉरी यश अपयश, तो क्या आ जाएगा, यश या अपयश। आई बात है, यश या अपयश। वैसे उल्टा, उल्टा सुल्टा, उल्टा सुल्टा यानी उल्टा या सुल्टा, लिख लो, उल्टा या सुल्टा। आई बात है, उल्टा या सुल्टा। आई बात है। वैसे जय पराजय, जय पराजय, तो क्या होगा, जय अथवा पराजय, जय या पराजय लिख लो, जय या पराजय। आई बात समझ। ये आपका मैंने आज जो करा है, मैं पहले से नोट कर लो, फिर उसके बाद बताऊंगा सारी चीज़ों को। पहले इसे आप अच्छे से नोट कर लो, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बताऊंगा। हो गया। चलो बात करते हैं आज की, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज। क्या क्या हो गया, अरे यहाँ पे था। देखो मैंने क्या पढ़ा, आपको नन समास बताया आज की क्लास में, साथ ही साथ फिर मैंने दोस्तों क्या बताया आपको, फिर मैंने आपका द्वंद्व समास बताया, सारी चीज़ें बताई द्वंद्व समास की, ठीक है। फिर मैंने आपको द्वंद्व समास बताया, द्वंद्व समास के मैंने उदाहरण बताए, फिर साथ ही साथ द्वंद्व समास के मैंने भेद बताए, ठीक है। कितने भेद होते हैं आपके द्वंद्व समास के, 3 भेद होते हैं आपका, इतरीय द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। फिर मैंने इतरीय द्वंद्व बताया कि जिनके बीच में क्या आता है, और अथवा का प्रयोग होता है विग्रह करने पर, तो वहाँ कौन सा द्वंद्व होगा आपका, इतरेतर द्वंद्व। फिर हमने समाहार द्वंद्व बताया, जिन शब्दों के अर्थ में क्या होता है, समान प्रकार के अर्थ होते हैं, समान कैटेगरी के अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सा आप समान कैटेगरी के शब्द होते हैं, वहाँ कौन सा द्वंद्व होता है आपका, समाहार द्वंद्व होता है। फिर बात की हमने वैकल्पिक द्वंद्व की, तो वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, विग्रह करने पर क्या होता है, या अथवा का प्रयोग होता है। बात यहाँ तक चीज़ समझ में आई, तो ठीक है। इस क्लास को दोस्तों हम यही समाप्त करें। क्लास अगर समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे 2 समास और बच्चे आपके कर्मधारय है और आपके बहुब्रीहि, क्योंकि वे दोनों एक कैटेगरी के। आई बात समझ में। तो उन सारी चीज़ों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के नई जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और आपका जय भारत, नमस्कार।